हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो के साथ स्टडी टैग पर जो है बीपीएससी 101 पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह है इकाई 2, राजनीति क्या है, राज्य और शक्ति का अध्ययन पार्ट 2। तो सबसे पहले है राज्य क्या है। राज्य वह संस्था है जो किसी भूभाग में रहने वाले लोगों पर शासन करने और उनके जीवन को नियंत्रित करने के लिए वैध शक्ति का प्रयोग करती है। हम सभी किसी न किसी राज्य के अंग होते हैं और हमारा जीवन उसके नियमों, नीतियों और संरचनाओं से प्रभावित होता है। राज्य का विचार केवल आधुनिक समय तक सीमित नहीं है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक जैसे प्लेटो और अरस्तु ने भी राज्य को जीवन का आवश्यक अंग माना है। लेकिन आधुनिक समय में राज्य की भूमिका और उसका स्वरूप पहले से ही कहीं अधिक विस्तृत और जटिल हो गया है। मुख्य विषय वस्तु इस पॉइंट का क्या है कि जैसे सबसे पहले राज्य की परिभाषा क्या है। राजनीतिक विज्ञान में राज्य को अक्सर निम्नलिखित परिभाषा के माध्यम से समझाया जाता है। पहला है, राज्य एक स्थायी राजनीतिक संगठन है जिसमें एक निश्चित भूभाग, स्थायी जनसंख्या, एक संगठित सरकार और पूर्ण संप्रभुता होती है। राज्य का मुख्य कार्य कानून बनाना, लागू करना और न्याय प्रदान करना। ये समाज में अनुशासन और स्थायित्व बनाए रखता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसकी परिभाषा है, इसी से राज्य बनता है। अगला है दूसरे नंबर पे, राज्य के 4 अनिवार्य तत्व हैं। राज्य तब तक राज्य नहीं होता जब तक उसके पास ये 4 मूल तत्व ना हो। पहला है जनसंख्या। राज्य के भीतर रहने वाले लोगों की एक स्थायी जनसंख्या होनी चाहिए। जनसंख्या की मात्रा नहीं बल्कि उसका स्थायित्व ज़रूरी होता है कि मतलब कितनी दूरी पर वो है। दूसरा है भूभाग। राज्य की एक भौगोलिक सीमा होनी चाहिए। इसमें ज़मीन, पानी, आकाश, क्षेत्र शामिल होता है। इसके बिना राज्य अस्तित्व में नहीं रह सकता। तीसरा है सरकार। राज्य के प्रशासन के लिए एक संगठित प्रणाली या सरकार होनी चाहिए जो नीति निर्माण और उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी उठाए। और चौथा है संप्रभुता, यानी कि राज्य को अपनी सभी आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्ण अधिकार होने चाहिए, यानी राज्य को स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए। इसी को संप्रभुता कहा जाता है। नेक्स्ट है तीसरा, राज्य और सरकार में अंतर। राज्य और सरकार में अंतर देखने को हम देखते हैं कि क्या है परिभाषा के आधार पर। कि पहला है परिभाषा के आधार पर कैसा है कि राज्य एक स्थायी राजनीति संस्था है जिसमें जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता और सरकार शामिल होते हैं, जबकि सरकार राज्य का एक अंग होता है जो उसके कार्यों को संचालित करता है या उसके कार्यों को चलाता है। दूसरा है स्थायित्व के आधार पर कि राज्य स्थायी होता है, ये समय के साथ नहीं बदलता, लेकिन सरकार अस्थायी होती है, ये चुनाव या बदलाव के कारण बदलती रहती है। तीसरा है संगठन के आधार पर कि राज्य में सभी संस्थाएं शामिल होती हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका आदि, लेकिन सरकार मुख्यतः कार्यपालिका होती है, जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। चौथा है सत्ता का स्वरूप। राजा के पास संपूर्ण संप्रभुता सत्ता होती है, जबकि सरकार को राज्य से ही शक्ति प्राप्त होती है और इसका प्रयोग सीमित होता है क्योंकि जनता ही राजा चुनती है, अपनी सरकार चुनती है। पांचवा परिवर्तनशीलता। राज्य का स्वरूप सामान्य लंबे समय तक एक जैसा रहता है और सरकार समय समय पर चुनाव लक्ष्य के आधार पर राज्य का लक्ष्य पूरे समाज को दीर्घकालिक कल्याण होता है और सरकार राज्य के लक्ष्यों को कार्य रूप देने कि जो राज्य का जो लक्ष्य है पूरे समाज को दीर्घकालिक मतलब लंबे टाइम के लिए प्रेरणा करती है, लेकिन सरकार होता है लक्ष्य को राज्य को। और भारत सरकार, अमेरिकी प्रशासन, ये सरकार हैं। इस अंतर को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अक्सर लोग राज्य और सरकार को ही एक मान लेते हैं, जो गलत है। चौथा है राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत क्या है। राज्य की उत्पत्ति को लेकर कई विचारधाराएं हैं। सबसे पहला देवी सिद्धांत। राज्य को ईश्वर का उपहार माना गया और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि समझा गया। दूसरा है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। हॉब्स, लॉक और रूसो के अनुसार राज्य लोगों ने मिलकर अपनी सुरक्षा और व्यवस्था हेतु बनाया है। ये एक समझौता अनुबंध के परिणाम है, मतलब कि हमने एक अपना राजा बनाया जिससे हमने समझौता किया कि तुम हमारी रक्षा करोगे और हम तुम्हें इसमें सेवा देंगे। तीसरा है शक्ति सिद्धांत। ये सिद्धांत मानता है कि राज्य बल प्रयोग से नहीं, बल प्रयोग से बना है। शक्तिशाली व्यक्ति या समूह ने दूसरों को अधीन करके राज्य की स्थापना की। ये सिद्धांत की थ्योरी है। आर्थिक सिद्धांत मार्क्सवादी दृष्टिकोण कहता है कि मार्क्स के अनुसार राज्य पूंजीपतियों की शोषण प्रणाली है जो मेहनतकश वर्ग को नियंत्रण में रखने के लिए बना। यानी पूंजीपति लोगों ने कहते हैं राज्य बनाया और उन्होंने जो गरीब थे, जो कमज़ोर थे, उनको अपने अधीन रखा। पांचवा है राज्य की भूमिका और उद्देश्य। राज्य का उद्देश्य केवल शासन नहीं बल्कि समाज का सर्वांगीण विकास है। सबसे पहला है कानून और व्यवस्था बनाए रखना, नागरिकों को अधिकार की रक्षा देना, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदान करना, समानता और न्याय की स्थापना करना, सामाजिक और आर्थिक कल्याण की योजना लागू करना, मौलिक अधिकार प्रदान करना। ये सारी चीज़ें राज्य की भूमिका या उसके उद्देश्य हैं। छठा है राज्य का वर्तमान परिप्रेक्ष्य। आज का राज्य कैसा है, केवल सेना और पुलिस तक सीमित नहीं है। यह आर्थिक नियोजन, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल विकास और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है।
संयुक्त राष्ट्र वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों की भूमिका अब वैश्विक स्तर की हो चुकी है। नेक्स्ट है राज्य, राजनीतिक संस्थान या सामाजिक संदर्भ के कारण मतभेद। राज्य एक ऐसी संस्था है जो समाज में व्यवस्था, कानून, प्रशासन और सुरक्षा का काम करती है, लेकिन हर जगह और हर समाज में राज्य की भूमिका, संरचना और महत्व अलग अलग होता है। इसका मुख्य कारण है राजनीतिक संस्थाओं की भिन्नता और सामाजिक संदर्भ का अलग होना। यानी राज्य के स्वरूप और कार्यों को समझने के लिए हमें उसके राजनीतिक और सामाजिक परिवेश को समझना ज़रूरी है कि उनका रीज़न क्या है, राज्य का उसको उनका थॉट क्या है उनका। इसलिए राज्य की परिभाषा, उसके कार्य और उद्देश्य को लेकर कई मतभेद बनते हैं। जैसे पहला है कि राजनीतिक संस्था और उनका राज्य पर प्रभाव। राजनीतिक संस्थान जैसे संसद, न्यायपालिका, प्रशासनिक प्रणाली, पुलिस, सेना आदि प्रत्येक देश और समाज में अलग रूप से विकसित हैं। स्वतंत्र लोकतंत्र देशों में ये संस्थान स्वतंत्र और पारदर्शी होते हैं, जहाँ सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, मतलब सत्ता जहाँ पे दो होती है, दो या दो से अधिक। सामंती या तानाशाही व्यवस्था में ये संस्था सत्ताधारियों के नियंत्रण में होती है जो सत्ता पर है। राज्य की भूमिका की भी अलग अलग होती है। कहीं राज्य नागरिकों के अधिकार की रक्षा करता है तो कहीं वह सत्ता के संरक्षण का माध्यम बन जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक संदर्भ और राज्य के स्वरूप में भिन्नता। हर समाज की अपनी सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक संरचना होती है। ये कारक राज्य के स्वरूप को प्रभावित करते हैं। जैसे जाति, धर्म, भाषा, सामाजिक वर्ग जैसे कारक राज्य के कामकाज में भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में जाति व्यवस्था और धर्म की भूमिका राज्य की राजनीति पर गहरा प्रभाव डालती है। वहीं पश्चिम देशों में धर्म का राज्य से पृथक्करण ज़्यादा है, मतलब कि अलग है। ठीक है ना, राज्य को धर्म से अलग रखा गया है। इससे पता चलता है कि सामाजिक संदर्भ के कारण राज्य के राजनीतिक स्वरूप में भी विविधता उत्पन्न होती है। विचारधारा के अनुसार राज्य के मतभेद। राज्य की भूमिका को लेकर विभिन्न राजनीति और दार्शनिक विचारधारा में मतभेद है। जैसे उदारवाद क्या कहता है कि राज्य को तटस्थ और सीमित हस्तक्षेप करने वाला मानता है, यानी जो राज्य है वो कम हस्तक्षेप करे और सिर्फ सुरक्षा दे हमें बस, और हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें। मार्क्सवाद राज्य को पूंजीवादी वर्ग का दमनकारी उपकरण समझता है, यानी कि पूंजीवादी जो है उन्होंने राज्य बनाया है और वो अपने हिसाब से उसे चलाते हैं। समाजवाद राज्य को समानता और कल्याण के लिए ज़रूरी संस्था मानते हैं। ठीक है, कि जो समाजवादी होते हैं कि ये राज्य के कल्याण और समानता के लिए राज्य बहुत ज़रूरी है। नारीवाद राज्य को पितृसत्तात्मक और महिला विरोधी शक्ति मानता है। ठीक है, इन मतभेदों से स्पष्ट होता है कि राजनीतिक विचारधारा के अनुसार राज्य की व्याख्या अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट है इतिहास और आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण मतभेद। राज्य की प्रकृति और कामकाज उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आर्थिक व्यवस्था पर भी निर्भर करती है कि इतिहास में उसका क्या रोल रहा है। पश्चिमी देशों में राज्य का विकास औद्योगिकरण और लोकतांत्रिक आंदोलन के चलते हुआ। उपनिवेशित देशों में राज्य अक्सर विदेशी सत्ता के नियंत्रण में था, जो आज भी प्रभावित करता है। यानी कि जो हमारे जैसे देश है या जो उपनिवेशित देश है, जो एक बार क्या कहते हैं किसी न किसी के अधीन रह चुके हैं, किसी न किसी के गुलाम रह चुके हैं, उन पर आज भी कहते हैं इसका असर देखने को मिलता है। आर्थिक रूप से संपन्न देशों के राज्य और गरीब देशों के राज्य की भूमिका और शक्ति में अंतर होता है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण और आधुनिक समय में मतभेद। वैश्वीकरण और नव उदारवादी नीतियों के कारण राज्य की भूमिका सीमित होती जा रही है। पहले राज्य व्यापक सामाजिक और सुरक्षा प्रदान करता था, लेकिन अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां और बाजार की ताकत बढ़ने लगी है, जिससे क्या हो रहा है कि जो राज्य की व्याख्या और उसके कार्यों को लेकर मतभेद बढ़ रहे हैं। बाहर की जो कंपनियां आ रही हैं वो अपनी चला रही हैं, क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा है, वो सरकारों को इतना ज़्यादा डोनेशन दे रही हैं, इतना पैसा दे रही हैं कि वो अपनी मनमानी चला रही हैं, वो जिस तरीके से भी चलाना चाहते हैं। नेक्स्ट है राज्य पर रॉल्फ मिलीबैंड के विचार। राज्य की प्रकृति को लेकर समाजशास्त्र और राजनीति विचारधारा में हमेशा बहस रही। एक और परंपरागत उदारवादी सोच राज्य को तटस्थ संस्था मानती है जो सबके हित में कार्य करता है। वहीं दूसरी ओर मार्क्सवादी विचारधारा राज्य को वर्ग संघर्ष का उत्पाद मानती है। इसी मार्क्सवादी परंपरा ने रॉल्फ मिलीबैंड का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिलीबैंड ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी 1969 में पूंजीवादी समाजों में राज्य की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण किया। उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि पूंजीवाद राज्य तटस्थ नहीं होता, बल्कि वह पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा करने वाली संस्था होती है। यानी जो राज्य बना है वो पूंजीपतियों की रक्षा करती है और गरीबों का दमन करती है, यानी दबाती है। मुख्य विषय वस्तु इस पॉइंट का क्या है कि राज्य की वर्गीय प्रकृति कैसी होती है। रॉल्फ मिलीबैंड के अनुसार राज्य की वर्गीय प्रकृति कैसी है कि आधुनिक पूंजीवादी राज्य एक तटस्थ या सभी वर्गों के कल्याण की संस्था नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा उपकरण है जो विशेष रूप से उच्च वर्गों या पूंजीपति वर्गों के हितों की रक्षा करता है। पॉइंट है कुछ दिए हुए कि राज्य की संरचना में शामिल प्रमुख व्यक्ति जैसे नौकरशाह, मंत्री, जज, पुलिस अधिकारी आदि अधिकतर धनी वर्ग से आते हैं। वे अपने सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण भी उसी वर्ग के होते हैं कि सेवा करते हैं जिससे वे संबंधित होते हैं। यानी कि जिस वर्ग से वो आ रहे हैं उसी वर्ग के अकॉर्डिंग उन्हें जॉब भी मिलती है और उसी के अकॉर्डिंग वो सेवा देते हैं।
इन व्यक्तियों की शिक्षा, भाषा, सोच और सामाजिक संबंध उन्हें पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति पक्षपाती बनाते हैं। उदाहरण, एक पूंजीवादी लोकतंत्र में कानून भले ही सभी के लिए समान हो, परंतु उनका लागू करना, व्याख्या करना और उपयोग करना अक्सर गरीबों और मजदूरों वर्ग के खिलाफ होता है। यानी कि गरीबों का कोई भी फायदा नहीं है उस राज्य में। राज्य की संस्थाएं और पूंजीवादी नियंत्रण। मिलीबैंड ने यह बताया कि राज्य की जिन संस्थाओं को तटस्थ माना जाता है, जैसे संसद, नौकरशाह, सेना, न्यायपालिका और पुलिस, वे वास्तव में पूंजीपति वर्ग के अधीन होते हैं। ये संस्थाएं नीतियों, कानूनों और निर्णयों के माध्यम से उस वर्ग के हितों की रक्षा करती है जिनके पास धन और संसाधन होते हैं, यानी गरीबों की कोई रक्षा नहीं होती। आर्थिक और राजनीतिक शक्ति कुछ गिने चुने उद्योगपतियों और वित्तीय पूंजीपतियों के हाथों में केंद्रित हो जाती है। वे मीडिया, शिक्षा प्रणाली और राजनीतिक दलों को प्रभावित करते हैं ताकि जनता को यह लगे कि राज्य निष्पक्ष है। ऐसा दिखाते हैं कि राज्य निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। इनका कहना है मिलबैंड का। महत्वपूर्ण विचार। मिलबैंड का कहना था कि राज्य एक बाहरी सत्ता नहीं है, बल्कि ये उन्हीं शक्तियों का विस्तार है जो समाज के अंदर प्रमुख भूमिका निभा रही है। यानी जो अमीर लोग हैं उन्हीं वही शक्तियाँ हैं जो भूमिका निभा रही हैं। तीसरा, सहमति बनाम बल। यानी रॉल्फ मिलीबैंड के अनुसार राज्य केवल बल प्रयोग से शासन नहीं करता, बल्कि वह समाज में सहमति पैदा करने की कोशिश भी करता है ताकि उसकी सत्ता वैध मानी जाए। यानी वो सबको अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वह शिक्षा प्रणाली, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं और सांस्कृतिक माध्यमों का प्रयोग करता है। यह प्रक्रिया विचारधात्मक नियंत्रण कहलाती है। जनता को यह विश्वास दिलाया जाता है कि राज्य जो कुछ कर रहा है वह उनके भले के लिए है, जबकि असल में वह केवल एक वर्ग विशेष की सेवा कर रहा होता है। किसकी? पूंजीपति की या पूंजीवाद की। इस विचार में हम ग्रामसी के हेजमनी सिद्धांत की छाया भी देखते हैं। नेक्स्ट है चौथा, राज्य और लोकतंत्र की आलोचना। मिलीबैंड यह मानते थे कि पूंजीवादी लोकतंत्र भी एक छल इल्यूजन है। चुनाव, राजनीति दल, संसद जैसी संस्थाएं सिर्फ दिखावे की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। असली शक्ति आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्गों के पास ही केंद्रित है और राज्य उस शक्ति का उपकरण मात्र बन जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई सरकार जनहित में काम करने की कोशिश करे और पूंजीपति वर्ग के खिलाफ नीतियां बनाए तो उसे मीडिया, न्यायालय और कॉर्पोरेट लॉबी के द्वारा विरोध का सामना करना पड़ता है। पांचवा, समाधान क्या है इसका? मिलीबैंड मानते थे कि यदि वास्तविक परिवर्तन चाहिए तो केवल राजनीतिक क्रांति से कुछ नहीं होगा, बल्कि समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं में भी बदलाव जरूरी है। राज्य के ढांचे को बदलना पड़ेगा। वर्ग संघर्ष, श्रमिकों आंदोलन और विचारधात्मक संघर्ष के जरिए राज्य को जनता के प्रति जवाबदेही बनाना पड़ेगा। यानी कि राज्य जवाबदेह हो अपनी जनता के लिए। इस तरीके से हमें इसका समाधान करना पड़ेगा। नेक्स्ट है राज्य के प्रकार। सत्ता के आधार पर राज्य के प्रकार। सबसे पहला है एकतंत्री राज्य। एकतंत्री राज्य वह होता है जिसमें संपूर्ण अधिकार और सत्ता केवल एक ही सरकार यानी केंद्र सरकार के पास होती है। इसमें देश के किसी भी क्षेत्र या राज्य को स्वशासन का अधिकार नहीं होता। मुख्य विशेषता, केवल एक ही सरकार होती है जो पूरे देश का प्रशासन देखती है। स्थानीय या क्षेत्रीय सरकारें यदि हों भी तो वे केंद्र के आदेशों पर कार्य करती हैं। पूरे देश में एक जैसा कानून लागू होते हैं। संविधान लचीला होता है जिसे केंद्र सरकार जब चाहे बदल सकती है। उदाहरण, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान आदि देश एकतंत्री राज्य हैं। वहाँ राज्यों का या प्रांतों को अपने हिसाब से शासन करने का अधिकार नहीं होता। व्याख्या, मान लीजिए कि कोई देश पूरी तरह से एक स्कूल की तरह है और उस स्कूल का एक ही प्रधानाचार्य है जो हर शिक्षक और छात्र को आदेश देता है, जबकि उसी की बात माननी पड़ती है। ठीक उसी तरह एक तंत्री राज्य में केवल केंद्र सरकार ही आदेश देती है और बाकी सब उसके अधीन होते हैं। दूसरा है संघात्मक राज्य। संघात्मक राज्य वह होता है जहाँ सत्ता दो स्तरों में बटी होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। दोनों के पास अपने अपने अधिकार होते हैं जो संविधान में स्पष्ट रूप से लिखे होते हैं। मुख्य विशेषता, जैसे दोहरी सरकार होती है, एक केंद्र में और प्रत्येक राज्य में। संविधान सर्वोच्च होता है और वही यह तय करता है कि कौन किस विषय पर कानून बना सकता है। राज्य को उनके अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। विवाद के माध्यम के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। उदाहरण, जैसे भारत, अमेरिका, कनाडा जैसे देश संघात्मक हैं। भारत में जैसे केंद्र सरकार है वैसे ही हर राज्य, राजस्थान, बिहार, पंजाब की अपनी अलग अलग सरकारें। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा स्कूल है और उसमें हर कक्षा के लिए अलग अलग कक्षा में मॉनिटर राज्य सरकार है, लेकिन स्कूल का मुख्य प्रधानाचार्य केंद्र सरकार भी है। दोनों को कुछ विषयों में निर्णय लेने का अधिकार है। यही संघात्मक व्यवस्था है। नेक्स्ट है शासक के आधार पर राज्य के प्रकार। राजतंत्री राज्य वह होता है जहाँ राज्य का प्रमुख कोई राजा या रानी होता है। उसकी सत्ता अक्सर वंशानुगत होती है, यानी सत्ता उसके बच्चे या परिवार को मिलती है। प्रकार कैसे होते हैं? जैसे पूर्ण राजतंत्र, राजा के पास पूरी सत्ता होती है, उसकी मर्जी ही कानून होती है, जनता को स्वतंत्रता नहीं होती। ठीक है, उदाहरण जैसे सऊदी अरब, वहाँ पे क्या है, राजा का शासन चलता है। दूसरा है संवैधानिक राजतंत्र। राजा सिर्फ नाम का प्रमुख होता है। इसमें असली जो शासन संसद और प्रधानमंत्री के हाथों में ही होती है। राजा या रानी प्रतीकात्मक होता है, मतलब कि एक प्रतीक होता है बस। जैसे उदाहरण इंग्लैंड या जापान। ठीक है, विशेषता क्या है इसकी? वंशानुगत सत्ता हस्तांतरण होता है कि जो वंश चल रही है उसी तरीके से चलता रहे। जनता को निर्णय प्रक्रिया में सीधे भूमिका नहीं मिलती कि जो सरकार या जो राजा चुना जा रहा है।
अक्सर परंपराओं पर आधारित शासन होता है। व्याख्या, जैसे कोई परिवार है जहाँ सबसे बड़ा व्यक्ति हर फैसला खुद करता है और उसकी बात टालना मना है, ये पूर्ण राजतंत्र हुआ। पर अगर वो बस घर का मुखिया है लेकिन असली फैसले घर की बहस और वोट से होता है तो ये संवैधानिक राजतंत्र हुआ। नेक्स्ट है गणराज्य। गणराज्य ऐसा राज्य होता है जहाँ राज्य का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है और वह सीमित समय के लिए शासन करता है। मुख्य विशेषता क्या है कि कोई भी व्यक्ति राजा नहीं बनता, चुनाव से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनता है। संविधान सर्वोच्च होता है, सबसे पहले संविधान को देखा जाता है। सत्ता वंशानुगत नहीं होती, किसी को भी चुना जा सकता है, उदाहरण जैसे भारत या अमेरिका या फ्रांस। व्याख्या, गणराज्य का मतलब ऐसा देश जहाँ हर नागरिक को बराबर अधिकार है और देश का नेतृत्व जनता खुद चुनती है। कोई भी व्यक्ति जन के आधार पर राजा नहीं बनता, जैसे भारत में राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है, किसी राजघराने से नहीं आता। तीसरा है शासन प्रणाली के आधार पर राज्य के प्रकार। पहला है लोकतांत्रिक राज्य, ऐसा राज्य जहाँ जनता ही सरकार चुनती है और शासन उसके हित में होता है। मुख्य विशेषता इसमें क्या होता है कि नियमित चुनाव होते हैं कि किसको चुन सकते हो। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, जनता को मौलिक अधिकार दिए जाते हैं कि अपने सरकार चुनो जिसे भी चुनना है। प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है कि आप रिपोर्टिंग कर सकते हो, उदाहरण जैसे भारत, अमेरिका, कनाडा। व्याख्या, लोकतंत्र का अर्थ है जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। जनता चुनाव के जरिए अपने प्रतिनिधि चुनती है और वह ही सरकार बनाते हैं। अगला है तानाशाही राज्य, ऐसा राज्य जहाँ एक व्यक्ति या एक पार्टी के पास पूर्ण सत्ता होती है और वह जनता के स्वतंत्रता को सीमित कर देता है। मुख्य विशेषता क्या है कि एक व्यक्ति के आदेश पर शासन चलता है। ठीक है, चुनाव या तो नहीं होते या दिखावे के होते हैं, जीतना उसी को ही होता है जो एक पार्टी है। प्रेस और विरोध की स्वतंत्रता नहीं होती, मतलब कि किसी को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दी जाती, उदाहरण हिटलर का जर्मनी या उत्तर कोरिया। व्याख्या, जैसे अगर कोई शिक्षक पूरे स्कूल का अकेला मालिक बन जाए और किसी की बात ना सुने, वही नियम बनाए, वही दंड दे, वही परीक्षा ले, तो ये तानाशाही है। चौथा है आर्थिक व्यवस्था के आधार पर राज्य के प्रकार, जैसे पूंजीवादी राज्य, ऐसा राज्य जहाँ व्यापार, उद्योग और संपत्ति पर लोगों का व्यक्तिगत अधिकार होता है, सरकार का हस्तक्षेप कम होता है ऐसे में। जैसे मुख्य विशेषता इसकी हम देखेंगे कि निजी संपत्ति की अनुमति होती है कि आप अपनी निजी प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हो। मुनाफा कमाने की स्वतंत्रता होती है, जितना चाहे बेहिसाब मुनाफा कमाओ। प्रतियोगिता को बढ़ावा मिलता है, कॉम्पिटिशन। और उदाहरण ये कौन कौन जगह, उदाहरण कि अमेरिका और जापान में ऐसा होता है। व्याख्या, मान लीजिए आप एक दुकान खोलते हैं और सरकार उस दुकान में दखल नहीं देती, आप जो चाहे बेचें, जितना मुनाफा हो सरकार को मतलब नहीं है, ये पूंजीवाद है। समाजवादी राज्य, ऐसा राज्य जहां उत्पादन और वितरण के साधन जैसे फैक्ट्री जमीन पर राज्य यानी सरकार का नियंत्रण होता है और उसका उद्देश्य सामाजिक समानता होता है। मुख्य विशेषता क्या है, गरीब और अमीर में समानता लाना, सरकार सभी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था करे, निजी संपत्ति सीमित हो कि इतना ही रख सकते हो, बाकी इससे ज़्यादा रखोगे तो सरकार टैक्स लगाएगी। उदाहरण चीन संशोधित रूप में और क्यूबा। व्याख्या, इसकी समाजवाद में ऐसा है जैसे घर में सबकी ज़रूरत सरकार पूरी करती है, कोई भूखा ना रहे, सबको नौकरी मिले, सबको इलाज मिले, यही मुख्य लक्ष्य होता है। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राज्य, ऐसा राज्य जहाँ पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के गुण हों। यहाँ निजी सरकारी क्षेत्र दोनों एक साथ काम करते हैं। मुख्य विशेषता निजी व्यापार की स्वतंत्रता भी है। ठीक है, क्या आप प्राइवेट अपना काम भी कर सकते हो, सरकार भी ज़रूरी क्षेत्र में दखल देती है, जैसे शिक्षा व स्वास्थ्य, इन सब में भी सरकार दखल देती है। संतुलन की नीति अपनाई जाती है, उदाहरण जैसे भारत। यहाँ पे दोनों चीज़ें। व्याख्या, जैसे एक बाजार जहाँ कुछ दुकानें निजी लोग चला रहे हैं और कुछ दुकानें सरकार चला रही है, ताकि जनता को सस्ती चीज़ें भी मिले और व्यापार भी हो। लाइक जो इसकी कैपेसिटी है कि महंगी चीज़ खरीद सकता है वो महंगी खरीदे, जिसको सस्ती खरीदनी है वो सरकार से खरीदे। ये मिश्रित व्यवस्था है। नेक्स्ट है राजनीति एक रोजगार के रूप में। राजनीति को अक्सर केवल सत्ता प्राप्त करने या सरकार चलाने की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, लेकिन प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने राजनीति को एक रोजगार या वृत्ति के रूप में परिभाषित किया। उनका मानना था कि राजनीति केवल शौक या आकांक्षा नहीं, बल्कि एक गंभीर पेशा है जिसमें व्यक्ति को समाज और राज्य के हित के लिए कार्य करना होता है। इसकी मुख्य विशेषता, जैसे राजनीति को रोजगार के रूप में क्यों देखा गया। राजनीति में लगे व्यक्ति कई बार जीवन भर इसे अपनाते हैं और इसमें से ही आजीविका जो हैगी, उनके जो पैसे हैं वो कमाते हैं। इसमें व्यक्ति को केवल सत्ता नहीं चाहिए होती, बल्कि सत्ता का उत्तरदायित्व और नैतिक उपयोग भी आना चाहिए, यानी सत्ता में आने के बाद उस सत्ता का उपयोग भी करना आना चाहिए, तभी तो वो कमाएगा। मैक्स वेबर का दृष्टिकोण। वेबर ने राजनीति से जुड़े लोगों को दो भागों में बांटा। पहला है राजनीति के लिए जीने वाले। ये वो लोग होते थे जो राजनीति को सेवा का माध्यम मानते। इनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि जनता की भलाई के लिए कार्य करना होता था। ये आदर्शवाद, नीतिपरक और विचारधारा से प्रेरित होते हैं। दूसरे हैं राजनीति से जीने वाले। ये व्यक्ति राजनीति को अपना रोजगार या जीविका का साधन बनाते हैं। सत्ता, पद और प्रभाव इनके लिए व्यक्तिगत लाभ का माध्यम बन जाता है। ये लोग राजनीति पदों पर रहकर वेतन, लाभ और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है राजनीति में आवश्यक गुण। मैक्स वेबर के अनुसार, जैसे पहला है उत्साह। समाज के लिए सच्चा जोश और समर्पण ये होना चाहिए राजनीति के लिए। उत्तरदायित्व, यानी कार्यों और नीतियों के परिणाम की जिम्मेदारी लेने वाला होना चाहिए। बुद्धिवादी, भावनाओं और तर्कों में संतुलन बनाए रखे, यानी कि दोनों को मिक्स ना करें। तो ये आवश्यक गुण होने चाहिए राजनीति में। नेक्स्ट है शक्ति का वैध उपयोग। राजनीति में शक्ति का प्रयोग अपरिहार्य है, मतलब कि वैध है, लेकिन किसी भी राज्य या सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह शक्ति का नाम
शक्ति का प्रयोग न्याय संगत कानून और वैध तरीके से करें। यदि शक्ति का प्रयोग वैध नहीं होगा तो उसे दमन माना जाएगा। इस संदर्भ में मैक्स वेबर की वैधता संबंधी अवधारणाएं बहुत महत्वपूर्ण है। वैधता पर मैक्स वेबर के विचार। मैक्स वेबर ने के अनुसार किसी भी शासन व्यवस्था की स्थिरता इस पर निर्भर करती है कि उस सत्ता को लोग वैध मानते हैं या नहीं। उन्होंने वैधता के 3 प्रकार बताए। पहला है पारंपरिक वैधता। ये उस सत्ता को मिलती है जो परंपरा और परंपरागत अधिकार पर आधारित होती है, जैसे राजतंत्र, वंशानुक्रम पर आधारित राजा या रानी की सत्ता। दूसरा है कैरिश्माई वैधता। ये उस नेता को मिलती है जिसके पास असाधारण गुण, आकर्षण या करिश्मा होता है, जैसे महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला। इनके बातों में, इनकी मोटिवेशनल स्पीच में ही कुछ अलग बात थी। तीसरा है कानूनी प्रशासनिक वैधता। यह आधुनिक राज्यों से प्रचलित है। इसमें कानून और नियमों के अनुसार चुनी गई सरकार की सत्ता वैध मानी जाती है, जैसे लोकतांत्रिक देश की सरकार। वैधता राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय मुद्दा है। वैधता का मतलब है किसी सरकार या शासक को जनता से ऐसा अधिकार मिलना जिसे लोग सही, न्यायसंगत और उचित माने। जब सत्ता वैध होती है तभी लोग सरकार के नियमों, आदेशों और नीतियों का पालन करते हैं। इस कारण वैधता राजनीति विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि शासन की सफलता और स्थिरता इसी पर निर्भर है कि वैध हो। अगर सरकार की वैधता खत्म हो जाए, यानी 5 साल की वैधता थी वो खत्म हो जाए, तो शासन प्रणाली कमजोर हो जाती है, लोग उसका विरोध करने लगते हैं और अस्थिरता पैदा होती है। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता की वैधता के 3 मुख्य स्रोत हैं। पहला पारंपरिक वैधता, जहाँ परंपरागत रीति रिवाज पर सत्ता का अधिकार माना जाता है। दूसरा है करिश्माई वैधता, जहाँ नेता की व्यक्तिगत और जन समर्थन से वैधता मिलती है। तीसरा है कानूनी प्रशासनिक वैधता। आधुनिक राज्यों में कानून और नियमों के अनुसार सत्ता की वैधता होती है। नेक्स्ट है अवैध की प्रक्रिया। जब कोई शासन जनता के हितों को अनदेखा करता है, भ्रष्टाचार फैलाता है या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, तो उसकी वैधता कमजोर होने लगती है। इस स्थिति को अवैधता की प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में जनता का सरकार पर विश्वास कम हो जाता है, लोग सरकारी आदेशों का पालन करना बंद कर देते हैं, विरोध प्रदर्शन, विद्रोह और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है। अंत शासन व्यवस्था संकट में पड़ जाती है। अवैधता को रोकने के लिए शासन को पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित की नीति अपनानी जरूरी है। नेक्स्ट है सहमति में हेरफेर। सरकारें और राजनीतिक दल अक्सर सत्ता बनाए रखने के लिए जनता की असहमति में हेरफेर करते हैं। इसका मतलब है जनता की सहमति को मजबूरी या भ्रम के तहत प्राप्त करते हैं कि जैसे हम ये करने वाले हैं लेकिन हम ये करेंगे नहीं। इस तरीके से ये निम्न तरीके से किया जा सकता है, जैसे प्रचार और मीडिया नियंत्रण, केवल सरकार की सकारात्मक बातें दिखाना और आलोचना को दबाना जो उसकी आलोचना है। झूठे वादे, जनता को लुभाने के लिए अप्रमाणित या अधूरे वादे करना। ठीक है, भावनात्मक अपील, लोगों की भावनाओं से खेलकर समर्थन हासिल करना। ऐसी सहमति असली नहीं होती और लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ होती है, क्योंकि यह जनता की वास्तविक इच्छा को प्रतिबिंबित नहीं करती। ठीक है ना, कि जो वास्तविक जो इच्छा है उसकी जनता की, वो उसको शो नहीं करती। अगला है राज्य प्रशासन के कर्मिक कुलीन वर्ग। राज्य के प्रशासनिक तंत्र में काम करने वाले अधिकारी, खासकर उच्च पदों पर बैठे लोग, एक कुलीन वर्ग, एलाइट क्लास का रूप ले लेते हैं। ये वर्ग नीतियाँ बनाता है और उन्हें लागू करता है, बहुत प्रभावशाली होता है और शासन व्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाता है। कभी कभी अपने स्वार्थ और फायदे के लिए काम करता है, जिससे प्रशासनिक भ्रष्टाचार और जन असंतोष बढ़ता है। इसलिए प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना जरूरी होता है, ताकि प्रशासनिक कुलीन वर्ग जनता के हितों में काम करे। और ये लास्ट है सारांश इस यूनिट का। राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक नैतिक और जिम्मेदारी रोजगार है, जिसमें सेवा और जनहित सर्वोपरि होता है। मैक्स वेबर ने बताया कि सत्ता तभी वैध होती है जब उसे जनता से स्वीकार्यत मिले। राजनीति विज्ञान में वैधता शासन की स्थिरता और सफलता की नींव है। यदि सत्ता का प्रयोग जनहित के खिलाफ या भ्रष्ट तरीके से होता है तो उसकी वैधता खत्म होने लगती है और अवैधता की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सरकारें कभी कभी जनता के सहमति में हेरफेर करती है, जिससे असली लोकतंत्र कमजोर पड़ता है। राज्य के प्रशासनिक अधिकारी एक कुलीन वर्ग बन जाते हैं, जिनका प्रभाव शासन व्यवस्था पर बहुत होता है। इसलिए प्रशासन में जवाबदेही, पारदर्शिता और जन सहमति बनाए रखना आवश्यक है। वैधता, जन सहमति और जवाबदेही राजनीति के स्वस्थ और स्थिर शासन के मूल तत्व हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिन्हें इसकी ज़रूरत है। अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके वीडियो की PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।